एक एनआरआई इंडिया में कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है? क्या खेती की जमीन ली जा सकती है? क्या लिमिट है? कौन कौन से रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं? अगर ये तमाम सवाल आपके भी मन में आते हैं तो आप बहुत सही जगह पर हैं। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। आज इस वीडियो के जरिए आपको हर क्वेश्चन का आंसर देंगे और एनआरआई को हम पूरा एक गाइडेंस देंगे कि प्रॉपर्टी खरीदने के नियम क्या है और आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। तो चलिए फटाफट आपको सारी चीजें बता देते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो एनआरआई टर्म है जो इतना इस्तेमाल होता है वो होता कौन है। अब देखिए, अगर कोई भारतीय नागरिक एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच 183 दिन में से कम इंडिया में रहा है तो उसे एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन माना जाता है। तो अगर आप विदेश में रहते हैं लेकिन भारतीय नागरिक हैं तो आप एनआरआई हैं। अब आता है असली सवाल ये कि एनआरआई कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं भारत में। तो देखिए, इसका सीधा रिस्पॉन्स है कोई लिमिट नहीं है। एक एनआरआई इंडिया में जितनी चाहे उतनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकता है। मतलब एक घर लेना है ले सकते हैं, 10 फ्लैट लेने हैं वो भी ले सकते हैं, दुकान, ऑफिस स्पेस, कमर्शियल बिल्डिंग, सब कुछ एनआरआई के लिए अलाउड है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार एनआरआई को इन टाइप्स की प्रॉपर्टी खरीदने की पूरी इजाजत है, पूरी छूट है। अब जरा ये समझ लीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो प्लांटेशन लैंड है, जो फार्म हाउस है, मतलब खेती की जमीन या फिर फार्म हाउस एनआरआई नहीं खरीद सकते हैं जब तक कि उसे आरबीआई से स्पेशल परमिशन न मिल जाए। हाँ, अगर आपको इनहेरिटेंस में कोई एग्रीकल्चरल लैंड मिला है यानी कि विरासत में अगर आपको कोई ज़मीन मिली है जिस पर खेती होती है तो आप उसे रख सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन ख़रीद नहीं सकते हैं। ख़रीदने के लिए आपको आरबीआई से स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, एनआरआई को इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पेमेंट सिर्फ इंडियन रुपीज़ में ही करना होता है। पेमेंट के जो कुछ मोड्स हैं ना, उसमें सबसे पहला नंबर आता है एनआरई का यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। उसके बाद बारी आती है एनआरओ की यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। फिर आता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट यानी कि कैश में पेमेंट बिल्कुल नहीं चलने वाला। सारी जो डीलिंग है प्रॉपर्टी की, जो खरीद है या फिर अगर आप बेच रहे हैं तो ये जो पूरी डीलिंग है ना वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल से ही होनी चाहिए। आरबीआई और फीमा की गाइडलाइन यही कहती है कि भाई ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा बात कर लेते हैं कि एनआरआई को इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वैलिड इंडियन पासपोर्ट या फिर ओसीआई कार्ड। उसके बाद पैन कार्ड जो टैक्स और रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा बैंक डिटेल्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपका एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट होना चाहिए। और अगर आप इंडिया नहीं आ सकते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जो पीओए है वो दे सकते हैं किसी भरोसेमंद व्यक्ति को जो आपके बिहाफ पर सारा काम कर सकता है। मतलब आप जिस पर भरोसा करते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, यानी कि जिन पर आपको भरोसा है आप उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। आपके बिहाफ पर वो सारा काम करा देंगे। अब देखिए, एनआरआई होने के नाते ना कुछ टैक्स से जुड़े जो पॉइंट्स हैं उनका ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली बात है कि अगर आप प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं तो रेंटल इनकम पर टैक्स लगता है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसके अलावा जो टीडीएस है यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये भी कटेगा, आपका टीडीएस कटेगा। अक्सर जो अमाउंट है ना वो 20% या फिर उससे ज़्यादा होता है, यानी कि टीडीएस 20% कटेगा या फिर कभी कभार उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सभी एनआरआई लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया और कुछ ऐसे देश हैं जिनके बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि डीटीए होता है, जिससे क्या होता है कि टैक्स को मैनेज किया जा सकता है। इसलिए किसी भी डील को करने से पहले एक बार टैक्स एडवाइजर से बात आपको करनी बहुत ज़रूरी है। जाते जाते मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स दे देती हूँ, कुछ ज़रूरी सलाह बता देती हूँ। तो देखिए, हमेशा आरईआरए रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइटल आपको चेक करवाना है, यानी कि आपको ये चेक करना है कि कहीं कोई लीगल झंझट तो नहीं है।
इसके अलावा किसी भी प्रॉपर्टी डील में आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है और जहां पर ज़रूरत है प्रोफेशनल सलाह भी आप ज़रूर ले सकते हैं। आप चाहे वकील की मदद ले सकते हैं या फिर टैक्स कंसल्टेंट की। मतलब ऑप्शंस आपके पास सारे खुले हैं। आप हर एक चीज़ खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, मतलब जो आप चाहें खरीद सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कैश में पेमेंट नहीं चलेगी और आपको अगर सलाह लेनी है तो आप वकील से जानकारी ले सकते हैं या फिर टैक्स कंसल्टेंट से। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है कि अगर आप NRI हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपका जो एक प्लान है वो कैसे बनना चाहिए, उसके लिए नियम क्या क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और एक्सेप्शंस क्या हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आई होप इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा ज़रूर किया होगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी बहुत आया होगा। तो पसंद आया है तो इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।